न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बज़ाहिर सब कुछ अच्छा है, लेकिन गहरी नज़र रखने वालों के बकौल मजमूई सियासी माहौल बढ़ती बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल की गिरफ्त में है। आज वकला के एहतजाज के बायस एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के रेड जोन के तरफ बड़े बड़े कंटेनर्स की आहनी दीवारें खड़ी कर दी गईं। पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते बशमूल मरगला रोड, सरीना चौक, डी चौक और नाजरा दफ्तर वाली सड़क जो थी, तमाम के तमाम जो थे सुबह से बंद थे। लोग पैदल दफातर आते और जाते दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकला मुजवजा आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ काफ़ी देर तक नाराजन भी रहे। इनकी जो तनकीद और नारों का हदफ हुकूमत के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब भी थे। आला अदालत के अंदर का माहौल भी जो था उसमें गर्मी थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई से मुंसलिक एक सीनियर वकील मुस्तफ़ा काज़मी साहब को पुलिस की मदद से कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म काज़मी साहब की तरफ से होने वाली तंज़िया गुफ्तगू के रद्द अमल में दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस और मुस्तफ़ा काज़मी दोनों ही के हिमायतियों में समाजी मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि इनमें से कौन जो है वो सही और कौन गलत था। मध्यम लबो लहजे में गुफ्तगू करने वाले अली ज़फ़र साहब, ये भी मारूफ कानूनदा हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने वो ये कहते नजर आए कि जी 63A के मुकदमे में इनके दलाइल जो हैं वो सख्त होंगे। आप मुझे मिलने दें इमरान खान साहब को के पास, मैं उनका हक है इमरान खान साहब का कि मैं उनका वकील उनसे मिले। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जान पहचान है कानून की और वो डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़। उस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आगे चलें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आपको हर पार्टी को नोटिस देना है, आपने नोटिस नहीं दिया। उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि हमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान की आला अदलिया और वकला मुजवजा आईनी अदालत के क़याम के मनसूबे की वजह से मुनक़सम है। बकौल मारूफ वकील फैसल सिद्दीकी साहब के कि यह अदलिया में खाना जंगी है और मोअज़्ज़िज़ जजों के दरमियान अलामती इत्तेफ़ाक़ राय भी जो है ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मुतनाज़ा तशरीह ने इन तलखियों को और बढ़ा दिया है। कानूनी माहिरीन आर्टिकल 63A नजरसानी केस में यकलख्त होने वाली पेशरफ्त को भी मुतनाज़ा आईनी तरामीम से ही जोड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जी पाकिस्तानी पार्लियामान में एक मरतबा फिर मंडी लगाने और अराकीन की खरीदो फरोख्त का रास्ता जो है खोलने की तैयारियां हो रही हैं। इस कश्मकश में इख्तिलाफ और कई सीनियर वकला का निशाना जो है वो चीफ जस्टिस की जात है। आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, एक काली अदालत कायम की जा रही है एक मंजूर नजर जज के तहत, जिसके जरिए हर गलत काम को सही कराना मकसूद है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। अगर ये मुल्क दिवालिया हो जाता है, अगर इस मुल्क को कर्जा नहीं मिलता, अगर इस मुल्क में हंगामा और फसाद होते हैं, अगर इस मुल्क में कॉन्फ्रेंसें नहीं हो सकती, अगर इस मुल्क में बैन अक़वामी शख्सियात नहीं आ सकती, तो ये उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है, जिसके तहत अक्टूबर 4 को इस्लामाबाद में मुजाहरे का इरादा है। लेकिन आज मियांवाली, भावलपुर और फैसलाबाद में जो थे मुजाहरे किए गए, जिसे हुकूमत ने कुचलने की भरपूर कोशिश की। ऐसे में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का ये मशवरा काबिल गौर है कि पाकिस्तान पहले यकसुई से अक्टूबर की 15 और 16 तारीख को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास मुनक्किद कर ले। उसके बाद हुकूमत आईनी तरामीम का मामला उठाए ताकि ये जो जितना हम धमा चौकड़ी देख रहे हैं वो ख़त्म हो। लेकिन हुकूमत को आईनी पैकेज जो है मंजूर कराने की जल्दी है, जिसके लिए वो अदालती और सियासी दोनों महाजों पर सरगर्म अमल है। अपनी पहली कोशिश में नाकामी के बाद नून लीग की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुतनाज़ा पैकेज को मंजूर करवाने की कोशिशों में जो है हमें नजर आती पेश है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल ये कि जी आईनी अदालत का क़याम यकलख्त इस मखलूत हुकूमत की ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों कर बन गया? क्या ये खदशात दुरुस्त हैं कि आईनी अदालत के क़याम के नाम पर आला अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और गैर जानिबदारी पर हमला किया जा रहा है? ऐसी क्या ज़रूरत और मजबूरी है कि हुकूमत बढ़ती मुखालफत के बावजूद इन तरामीम को मंजूर करवाना चाहती है? और वो भी पूछते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लीगल माइंड मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं मेरे कराची भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान भी। जनाब मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। और बहुत ही आसान सवाल से जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये अचानक जो है आईनी तरामीम जो है, आईनी अदालत जो है ज़िंदगी और मौत का मसला कैसे बन गई? आमिर साहब, मैं समझता हूँ कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। कानून साजी, आइन साजी करना जो है वो पार्लियामान की बुनियादी जिम्मेदारी भी है और उसका इस्तेहकाक भी है। और मैं समझता हूँ उस इस्तेहकाक को निभाने में, एक्सरसाइज करने में
और उस राइट को एक्सरसाइज करने में कोई कबाहत नहीं है। ये जो बार बार टाइमिंग के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं, बदनीयती को एट्रीब्यूट किया जाता है इस चीज से, मेरा तो ये मानना है कि एज अ डेमोक्रेट कि पार्लियामान को कोई मैलिफिडे एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, कुछ होते हैं ये सेयर्स और कुछ होते हैं ने सेयर्स। जो ने सेयर्स है ना, वो कोई टाइम भी हो वो आखिर में ना ही कहेंगे, वो हमेशा ये कहेंगे कि ये फैसला बदनीयती पर मबनी है, इसकी टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। इफ द ग्राउंड रियलिटी इज कि पाकिस्तान का जो मौजूदा अदल इंसाफ का निज़ाम है वो एक आम शहरी को इंसाफ देने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया जिसकी तवक्कुआत हम पाकिस्तानियों ने की थी, तो कहीं ना कहीं उस निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और नेचुरली वो निज़ाम जो है वो पार्लियामान के जरिए ही बेहतर किया जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं ना कि ये आईनी तरमीम लाने वालों का खुलूस और नीयत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो जिन बातों ने शक्कू को शुबात शुरू किए वो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोगों को पता नहीं था कि इसकी तफसीलात क्या हैं। खुद पीपल्स पार्टी के MNA सेनेटर्स से हमारी बात हुई, उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या वो हैं, मतलब है किस तरह की तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। फरमाया कि टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक रिवायत रही है कि कंसेंसस बिल्ड करके करती थी। 73 का आइन जो था कंसेंसस था, 18वीं तरमीम कंसेंसस थी। इस पर तब क्यों, मतलब है कि लग ये रहा था कि खुफिया तरीके से जो पहला अटैम्प्ट हुआ वो बड़ा खुफिया तरीके से था, बड़ा मुतनाज़ा तरीके से हो रहा था। जी देखिए आमिर साहब, मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, मैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर बात कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आप पीपल्स पार्टी के शायद किरदार को उस तरीके से अप्रिशिएट ये एक्सेप्ट ना करें। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि कानून साजी करने के लिए, आइन साजी करने के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए। और इस हवाले से हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हुकूमत के सामने मनवाया जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को इस बात पर कायल किया कि आप इस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उस कमेटी के अंदर तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। वो पार्लिमानी सियासी कमेटी जो है वो हुकूमत की जो भी प्रपोजल है उसको देखे, रिव्यू करे और उसके बाद उस हवाले से फैसला किया जाए। इसीलिए आपको याद होगा वो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जिसके अंदर ना सिर्फ हुकूमती सियासी जमात है बल्कि उसके साथ साथ उसके इत्तेहादी भी हैं, उसके सपोर्टर्स भी हैं और अपोजिशन की जमातों को भी शामिल किया गया ताकि कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा सके। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी लीडरान के पास गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 3 बार बिलावल साहब गए, उनको ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है, पीपल्स पार्टी किस तरीके से अदालती निज़ाम की इस्लाह करना चाहती है और किस तरीके से JUI जिस तरह माजी में 73 के आइन पे मुफ्ती महमूद साहब ने भुट्टो साहब का साथ दिया था, 18वीं आईनी तरमीम के टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी साहब का साथ दिया, तो उस तरीके से एक बार फिर हम साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन जाने आज भी वो एंगेजमेंट और डिलिबरेशन चल रही है ताकि ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बिल्ड कर ली जाए। और ये जो बार बार कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि किसी के लिए किया जा रहा है, कोई इसके अंदर अल्टीरियर मोटिव है, ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी का नजरिया 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उस वक्त था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। 2024 के इंतखाबात में बिलावल साहब ने अपने मंशूर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र किया और अब जब उनको ये मौका मिला है कि वो अपनी वालदा का ख्वाब पूरा कर सकें, अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट पूरी की जाए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से 2 सवाल, मतलब अगर आप इजाज़त दें, उभरते हैं। पहला तो ये कि क्या आप लोगों के जहन में किसी टाइट डेडलाइन पे आप लोग काम करें, आप चाहते हैं कि जी इतने मुय्यना दिनों में हम इन आईनी तरामीम को मंजूर करवा लें, वरना तरामीम जो होती है उसमें बड़ा एक कहते हैं गौर खौस के लिए, गुफ्तगू के लिए जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ा एक पीरियड चाहिए होता है। एक तो ये मुझे बताइएगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जी किसी फ़र्द के लिए नहीं कर रहे, और ये बिलावल साहब ने भी ये बयान दिया कि जी हमें से कोई गर्ज नहीं कि कौन चीफ जस्टिस बनता है, कैटेगोरिक तरीके से, मतलब है इसका मतलब है काजी फाइज ईसा का इशू नहीं है, वो बेशक रिटायर हो जाए 25 को, तो डेडलाइन आप लोगों के सर पे नहीं मंडला रही है। जी एब्सोल्युटली आमिर साहब, देखें जो रिफॉर्मिस्ट लोग होते हैं ना वो हमेशा लार्जर पर्सपेक्टिव का सोचते हैं।
वो उसूली जो तौर पे, मुआशरे दुरुस्त के कह रहे अंदर हैं आप। जो मुआशरे के अंदर आपको इस्लाह करने की जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, इतनी हैरत होती है कि जब लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा इंसाफ का निजाम डिलीवर नहीं कर पाया। जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चल रही थी, हम वुकला जो है, हम लॉ स्टूडेंट जो है, नारे लगाते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे पाकिस्तान की आवाम को। हुआ क्या? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने आम आदमी के केसेस सुने या सियासी नेचर के केसेस सुने? इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेंटल पावर का भी फैसला कर दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्टील मिल के हवाले से भी फैसला कर दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने वजीर आजम मुतनाज़ फैसले हुए थे जी, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा था। मुर्तज़ा साहब यहाँ पे भी फिर दो सवाल आते हैं। एक तो बड़ा मतलब ये सवाल आता है कि जैसे आपने फरमाया कि अवाम को सहूलत पहुँचाना है और यही आप लोगों का मतमे नज़र है, तो लोग इसमें ये सवाल करते हैं, जो नाक़दीन है उनका कहना ये होता है कि जनाब असल मसला तो लोअर कोर्ट में है, वहाँ पर 80 लाख के करीब केसेस हैं, और यहाँ जो सुपीरियर जुडिशरी में केसेस जाके फंसते हैं 150-200 जो भी उनकी तादाद है, उसकी भी बड़ी वजह ये कि क्योंकि सियासी नौयत के केसेस, अगर हमारी जमहूरियत सही काम कर रही हो, पार्लियामान सही काम कर रहा हो, तो गालिबन इतने सारे केसेस जाएँ भी ना सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों पर अगर आप रोशनी डाल सकें। जी मुझे हंसी आती है। मेरी बात पर तो नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ मेरी बात पर तो नहीं। वो जो नाक़दीन है ना जी, जिनके जो हमेशा इस तरह के हालात में रेलेवेंट हो जाते हैं, वो फिर हमेशा इस तरह की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में 150-200 मुकदमात नहीं है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा है। 60,000 हम नंबर चेक कर लें, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू हंड्रेड केसेस, इट्स थाउजेंड्स ऑफ केसेस। नहीं सॉरी, मतलब अच्छा चलें ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, सेशंस कोर्ट की उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि आम केसेस जो है ना आपके, वो सेशंस कोर्ट में जाते हैं। आप मुझे बताइए, सेशंस कोर्ट की इस्लाह क्या आप हुकूमत को करने देते हैं? आप नहीं करने देते। आप कहते हैं अदलिया आज़ाद है, इसके तमाम फैसले जो है ना वो चीफ जस्टिस करेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, दहशतगर्दी का कानून पास हुआ, दहशतगर्दी के कानून में लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर केस का फैसला करना है, 7 दिन के अंदर। बाकी चले केसेस को छोड़ दें, परवीन रहमान साहबा बहुत बड़ी कराची की मोहसिन थी, कराची की खिदमत करते हुए उनकी जान चली गई, उनके केस का फैसला 9 साल में आया था, 9 साल में। नहीं तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाने के दादे के जमाने का फैसला पोते के जमाने में आता है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हो, और अच्छा किया आपने तस्दीक कर दी वो कि 50-60 हज़ार जो है केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो गालिबन मुझसे एक वो कहते हैं फिगर जरा सा मैं मिला गया कि 150-200 जो होंगे वो सियासी नौयत के केसेस होंगे, चंद दर्जन होंगे। तो अच्छा किया आपने बता दिया। तो मगर जी वो जो आपने कहा ना कि जिस तरह से हमें कमिटमेंट नजर आ रहा है आईनी कोर्ट के साथ, वो कमिटमेंट लोअर कोर्ट के साथ नजर आना चाहिए था कि जहां पर असल जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि लोगों के मसले भी हैं। जी आमिर साहब, मैं 5 साल खुद सूबाई हुकूमत का हिस्सा रहा, लॉ मिनिस्टर था मैं। आप यकीन जाने ऐसी कानून साजी हमने की जिससे फायदा शायद एक आम आदमी को हो जाता, लेकिन आखिर में उसको इन्फोर्स अदालत को करना था। मैं आपको बताऊं, मीडिएशन, आजकल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, ही इज अ रिफॉर्मिस्ट जज माशाल्लाह। उन्होंने माजी में लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बड़ी खिदमात रही, तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आर्बिट्रेशन के ऊपर, मीडिएशन के ऊपर। हमने 2018 में अपने सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अमेंडमेंट कराई कि अब जो है मीडिएशन विल बी मैंडेटरी। वो कानून साजी हुए 2018 गालिबन नवंबर में हमने असेंबली से कानून पास कराया था। कोई केस रेफर नहीं होता मीडिएशन में। दुरुस्त। प्रॉब्लम ये हो गया है सियासतदान गलत काम करता है तो उसकी इस्लाह पार्लियामान भी करती है, आवाम भी करती है, मीडिया भी करती है। कोई वकील गलत काम करता है उसकी इस्लाह जज साहिबान करते हैं, मीडिया गलत काम करता है तो आपकी इस्लाह जो है पेमरा करती है। जज साहिबान की इस्लाह कौन करेगा? क्या बड़ा आम सवाल है, लेकिन आपके ख्याल में इतना तनाज़ा ही नहीं खड़ा होता? अगर मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी थी, उनका नाम आ जाता, काजी साहब जा रहे होते, तो इतना तूफान ना मचता जो इतना आप, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने, आप नहीं समझते, मिस हैंडल किया पूरी सूरत हाल को। इत्तेहादी आप लोगों का मशवरा बड़ा अहम है उनके लिए। जी मैं पिछला नुक्ता अपना कंप्लीट कर लूं जरा। मैं सिर्फ कह ही रहा हूँ कि कानून का नेचुरल जस्टिस का उसूल है, नो मैन शुड बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो यानी कि आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, मैं अपनी इस्लाह नहीं करूंगा, तीसरा बंदा फैसला करता है इस हवाले से। पाकिस्तान में वाहिद इदारा जो अपना हर फैसला खुद करता है विदाउट एनी सुपरविजन,
by anybody is the judiciary of Pakistan. तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले 20-30 सालों में वो चीजें नहीं हो पाई ना जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, स्पेशली पिछले 15-16 सालों में जब से लॉयर्स मूवमेंट के बाद लोगों को ये उम्मीद दिलाई गई कि बस इंसाफ ही इंसाफ होगा, तो वो चीजें नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो आपको कहीं ना कहीं फिर और लोगों को भी मुनसिफ का किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा मानना एज अ डेमोक्रेट ये है कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि फैसला जो है वो मुल्क के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को करना है। तो वो बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बस में होगा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे जी, ये मुझे बताइए हुकूमत के इस प्रपोजल में या पीपल्स पार्टी के इस प्रपोजल में कि वफाकी आईनी अदालत बननी चाहिए, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बनेंगे? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन शिकूक व शुबहात ने आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसलिए जन्म लिया कि नोटिफिकेशन अगर हो जाता कि भाई नए चीफ जस्टिस ये होंगे एंड काजी साहब जो अपने कहते हैं मुकर्ररा वक्त पे रिटायर हो गए तो इतना मसला ना होता, है ना? आमिर साहब, मैं आपको मेरी ये बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और मेरे स्टेटमेंट को दोहरा दीजिएगा 25 तारीख को जी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा विल रिटायर एज द चीफ जस्टिस ऑन द 25th of October, period. There is no concept of extending his tenure in the Supreme Court of Pakistan. और जो इस वक्त आइन का आर्टिकल 176 है जिसको कोई अमेंड करने का नहीं सोचा जा रहा, उसके तहत मंसूर अली शाह साहब इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय दैट वर्च्यू ही विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो हम ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं, हम ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं जाते हैं, हम मफरूजों पे चले जाते हैं। तो जाहिर है कि जिस आपने इस वक्त बड़े कहते हैं ना कि मजबूती के साथ बयान दे दिया कि जी ये चीज़ होगी तो इबाहम दूर हो जाना चाहिए था। और जब ये हम हैरान है कि हुकूमत की इतनी बड़ी मशीनरी है लेकिन ये छोटी छोटी बातें, छोटी या अहम बातें जो हैं वो लोगों को पता नहीं चल रही। अच्छा, एक और इबाहम है और वो है कि जी क्या इन तरामीम में मिलिट्री कोड्स भी शामिल हैं और क्या मिलिट्री कोड्स के लिए कोई राह हमवार की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उसके हक में है? क्योंकि MQM के दोस्त ये कह रहे थे कि जी जनाब ऐसी ही कोई बात है और हम भी उसके हक में नहीं है। जी देखिए, हुकूमती जो प्रपोजल शुरू में आया था उसके अंदर ये बात जेरे गौर थी, इस पे बहस की गई और पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ ये था कि माजी में जिस तरह 2014 के अंदर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया गया था आईनी तरमीम के हवाले से, एक सनसेट क्लॉज डाल के तरमीम की गई थी 2 साल की। हुकूमत पहले वो ग्राउंड रियलिटीज तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करे, पार्लियामान का इजलास बुलाए, कोई स्पेशल कमेटी बना ले जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों की भी नुमाइंदगी हो, तमाम सूबों की भी नुमाइंदगी हो और उसके बाद कंसेंसस बिल्ड करने के बाद अगर लोगों को कायल कर पाते हैं कि हाँ हालात की जरूरत है इस तरह की चीज करना, तो वो पैराडाइम जो कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है अपनी 2015 के फैसले में, उसके एन मुताबिक कोई इस तरह की चीज की जा सकती है। लेकिन उसके लिए असल कंडीशन ये कि नेशनल कंसेंसस नीड्स टू बी बिल्ट। दुरुस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात जारी हैं और आप उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, किन चीज़ों के ऊपर जो इत्तफाक़ राय है, किन वो जो एक कहते हैं मुश्तरका तौर पे आप आईनी वो लाना चाह रहे हैं पैकेज, और क्या ऐसी कुछ वो है बातें कि जिस पे इख्तलाफ भी है कि जहाँ पे अभी तक गोट फंसी हुई है? जी आमिर साहब, देखिए पीपल्स पार्टी का इसके अंदर इस तमाम प्रोसेस में जो पर्सपेक्टिव है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है। अच्छा। और हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बिलावल साहब ने कोई 3 मुलाकातें की, मैं तीनों मुलाकातों में मौजूद था। अब दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तफाक था कि जो मुल्क का इंसाफ का निज़ाम है इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है और आईनी अदालत स्टैब्लिश करने में कोई इस तरह का इशू नहीं है। उस आईनी अदालत के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, उसके कंटूर्स क्या होंगे, उसके ऊपर इस वक्त दोनों टीम्स के दरमियान मशावरत चल रही है। अच्छा। मशावरत कंप्लीट हो जाएगी वो पब्लिक हम उसको कर देंगे, बट प्रिंसिपली एज अ मैटर ऑफ आइडिया, एज अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। अच्छा, ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी, वो जो पीपल्स पार्टी है वो PTI को भी इस मामले पे किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इत्मीनान में लेना चाहेगी ताकि ये जो मुखालफत इतनी ज़ोर शोर से हो रही है कुछ कम हो जाए?
आप मुझे बताइए, आप बड़े ज़ीरक मंजे में सहाफ़ी हैं, आपको लगता है कि पीटीआई मुखालफत छोड़ देगी? भाई आप जवाब दें, कोशिशें आपके हाथ में, हम लोग तो सिर्फ आईना दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं। जी चलें, वो आईना कभी इस तरह भी दिखाइए कि लोगों को अपनी जात से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। पीटीआई का मसला है कि वो एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है और जो वो शख्स कहता है वो चीज ये लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट बाहर कैस पीपल्स पार्टी ने जब पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की सिफारिश की हुकूमत को, तो उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जहां और सियासी जमातें हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेंबरान को शामिल किया गया, मीटिंग्स के अंदर उनको मदऊ किया गया और वो आए भी। पीपल्स पार्टी कोई इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसके अंदर पीटीआई को भी इंगेज किया जाए, बट मुझे लगता है कि उनको एक शख्स की जात से फिक्सेट नहीं होना चाहिए। उन्हें आइंदा 10, 12, 20 साल का सोचना चाहिए कि इस मुल्क को कौम के बेहतरीन मफाद में क्या ये इस्लाहाती प्रोसेस है या नहीं है। अरे वक्त कम है, मेरे पास 2 सवाल हैं। एक मुझे कान में कहा गया है और वो कह रहे हैं कि जी एक बार और पूछ लें कि क्या अगर आईनी अदालत बनती है और 2 सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं तो उसमें क्या कहीं पे आपको काजी फायद ईसा नजर आ रहे हैं या वो घर जाएंगे इत्मीनान से? देखिए 2 सुप्रीम कोर्ट तो हो ही नहीं सकती ना। अच्छा, ये कहा जा रहा है ना, आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि जी 2 सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगी। मैं तो जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं तो आपको कैटेगोरिकली कह चुका हूँ ना कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स नहीं होंगी। और 24 तारीख या 25 तारीख जो उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेंगे। ही विल रिटायर एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, वो जो 63A के हवाले से जो नजरसानी की अपील है, अब जो उस पर बाज़ पोलिटिकल पार्टीज ने, बशमूल आपकी पार्टी ने, बिलावल साहब ने, अगर मैं गलत नहीं समझा, कि जी हर जो शख्स है, हर रुकन है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे, कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान जैसी कमज़ोर जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता नहीं खुल जाएगा उससे, कि अगर हर को इजाज़त होगी कि जी आप पार्टी लाइन से इनहराफ करके जो है वोट डाल सकते हैं? जी, अगर आप आज फैसला ये कर लेते हैं कि कोई शख्स अपनी पार्टी लाइन को छोड़ के वोट नहीं दे सकता, तो इफेक्टिवली किसी हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। फिर तो इफेक्टिवली आपका कोई बजट जो है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो यू कैन नॉट से दैट। फिर अगर 18वीं तरमीम के टाइम पर जब पीपल्स पार्टी ये तरमीम कर रही थी, अगर ऑब्जेक्टिव पार्लियामान का उस वक्त ये होता तो उस वक्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शिट को निकाल देते। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इन्होंने 2 बड़ी कहते हैं ना कि मुफस्सिल जवाब जहाँ पे दिए, वहाँ पे 2 बातें वाज़ेह की हैं। नंबर 1 कि जनाब काजी फायद ईसा साहब जो है अपने वक्त पे ही रिटायर होंगे, और जिस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि जी 2 सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में होंगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। यहाँ पे हम लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ एक और कहते हैं ना कि कानून की दुनिया का बहुत बड़ा नाम अली ज़फ़र साहब मौजूद होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 63A के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत हुई। इसमें एक अहम मामला ये ज़ेर बहस रहा कि जी नजरसानी दरख्वास्त मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर हुई है। वकला और मोजिज़ जज हज़रात के दरमियान तलखियों से कतई नज़र ये सवाल अहम है कि जी 63A पर अचानक इतनी तवज्जो क्यों? क्या हुकूमत नजरसानी केस के ज़रिए पार्लियामेंट में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलना चाहती है? सवाल ये भी है कि आईनी तरमीम पर जो बहुत सारे वकला जो हैं इतने बिखरे हुए क्यों हैं? पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदां पाकिस्तान के अली ज़फ़र साहब, लेकिन हम इनसे जो पहला सवाल करेंगे वो वक्फे के बाद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अली साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि आईनी अदालत इतनी मुतनाज़ा क्यों है आप लोगों के नज़दीक? अभी मेरी प्रोग्राम के पहले से में मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी इतना ज़्यादा बोझ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, 50-60 हज़ार मुकदमात जो हैं ज़ेर इल्तिवा हैं, और अगर मतलब आईनी अदालत बन जाती है तो लोगों को सहूलत होगी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वो कह रहे हैं हम आप पीटीआई से भी बात करने के लिए तैयार हैं। जी करें। जी बड़ी अच्छी बात है अगर वो कौम को मदद करना चाहते हैं, फायदा करना चाहते हैं, और जो लोड है, डिलेज हैं, उसको कम करना चाहते हैं। अगर ये नीयत है तो फिर बैठे हमारे साथ, नीचे से शुरू करते हैं। पहले हम जो सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ लाखों मुकदमे इस वक्त पेंडिंग है, डिले वहाँ से शुरू होता है। पहले वहाँ रिफॉर्म करते हैं, पैकेजेस वहाँ नए कोर्ट्स बनाते हैं, अदालतों को फैसिलिटी देते हैं, फिर हाईकोर्ट तक पहुँचते हैं। वहाँ भी चारों हाईकोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग है।
उधर बल्कि कई जगह पे लाहौर हाई कोर्ट में तो जो जजेस हैं वो उनकी सीटें खाली हैं, पहले वो भरते हैं और फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट तक भी आ जाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात कर लेंगे। लेकिन ये एकदम सिर्फ कहना कि ऊपर से ही हम शुरू करें तो ये तो बात ही बनती है। अच्छा, लग ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ पीटीआई से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी इंगेज हैं, हुकूमत के साथ भी हैं, तो क्या हम समझें कि इनडायरेक्टली आप लोगों से भी बात हो रही है, क्योंकि मौलाना अगर एक फुलक्रम पॉइंट का किरदार अदा कर रहे हैं? जी देखिए, मौलाना साहब की बिल्कुल बात हो रही है और हम मुशावरत कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन उसमें किसी किस्म के आईनी पैकेज की बात नहीं हो रही। अगर वो इससे बात जरूर सुनने में आ रही है कि शायद मौलाना साहब भी कुछ सप्ताह एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज का, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत का डॉक्यूमेंट था उसको तो मुस्तरद कर दिया है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि मौलाना का आपने यकीनन बयान पढ़ा होगा अली जफर साहब, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें आईनी अदालत पे कोई इतराज़ नहीं, बल्कि हम भी चाहते हैं कि आईनी अदालत हो। तो कई सियासी जमातों को क्योंकि एक बड़ी बुनियाद की तजाद की वजह तो आईनी अदालत नज़र आ रही है ना, तो उसमें आपको नहीं लगता कि मौलाना की कुछ हमदर्दियाँ हैं कि जी आईनी अदालत बन जाती है, उन्हें इतराज़ ये कि जी काजी फाइज ईसा ना हो, या अगर फ़र्ज़ करें किसी को है जी, और उस पर तो पीपल्स पार्टी कह रही कि नहीं होंगे, वो टाइम पे रिटायर हो रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्या है या आइडिया क्या है, लेकिन इतना मुझे जरूर है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे आईनी अदालत पे, और ये स्पेशली ये तहफ़्फ़ुज़ था उनको कि ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से अपॉइंट हों आईनी अदालत के जजेस। उनका ख्याल था कि अगर उनको भी अपॉइंट होना है तो फिर उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो ये उन्होंने जिक्र किया था और वो ऑब्वियसली वो एक इम्प्रूवमेंट है, एक बेहतरी की तरफ सोचेंगे और जो भी वो फैसला करेंगे वो अपनी पार्टी की लाइन जो भी होगी उसके मुताबिक करेंगे और उसमें कौम का फायदा होगा। लेकिन मेरी नज़र में पर्सनली आईनी अदालत जो है उसमें उसके बजाय पहले ये होना चाहिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट में आप एक आईनी बेंच बना दें, और वो आईनी बेंच जो है वो पहले समाप्त करे, वो जरा उसको देखें कि अगर वो कामयाब हो जाता है तो ठीक है, वो एक इफेक्टिव मेजर होगा, बजाय ये कि हम बिल्कुल नई अदालत बना दें। और उसके बाद अगर स्टेजिंग में अगर हमें जरूरत पड़ी तो फिर आईनी अदालत की बात हो सकती है, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट को काट देना और कहना कि एक सुप्रीम कोर्ट बना दें का नई आईनी अदालत बना दें, उसकी डिबेट भी नहीं हो रही, उसका क्या उसके पैरामीटर और वो भी ऐसे वक्त में कि जब इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो और इतनी ज़्यादा खलीज हो। अच्छा, इससे ज़रा कतई नज़र हट के एक और सवाल, आज वो आपका एक हम क्लिप देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की इस वक्त मुनक़सिम हुई हुई है और जिस तरह जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, कि अगर मेजॉरिटी जो हैं जज हजरात एक तरफ हो जाते हैं, जज साहिबान जो है एक तरफ हो जाते हैं, तो क्या वो चीफ जस्टिस को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, उनके फैसलों को क्या कर सकते हैं? मतलब यहाँ तक सुना गया है कि जनाब कर सकते हैं। मैंने आज उसका जिक्र किया था, मैंने कहा था कि आप दोबारा अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाएं और बचाने के लिए आप काइंडली ये अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है 18-17 जजेस बैठे और पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और बैठ के फैसले करें कि क्या होना चाहिए इस किस्म की सिचुएशन में, और रूल्स को अमेंड करें और इस सारे मामले को हल करें और फिर आगे चलें। आपको क्या जल्दी है कि ये रिव्यू ही सुनना है आपने, और सारे रूल्स जो हैं उनकी धज्जियां उड़े और जो जितने प्रिंसिपल्स हैं कानून के उनको आपने एक तरफ खत्म कर देना है और नई जूरिस्प्रूडेंस आपने डेवलप करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने उनको इंतजार तो की थी, और उस पर 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस साहब को मेरे सामने कहा था कि आप हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस साहब कि आप ये एक कॉल कर लें, एक फुल कोर्ट। अच्छा, फुल कोर्ट सिर्फ क्या चीफ जस्टिस बुला सकते हैं या और जजेस भी, अगर मतलब मेजॉरिटी चाहे तो वो भी फुल कोर्ट बुला सकती है? ये हमारी तारीख में प्रेसिडेंट है जहाँ कोई और जज साहिबान भी मेजॉरिटी जज साहिबान बैठ के बुला सकते हैं। असद अली का केस है, आपको याद है, जिसमें सिजाद अली शाह साहब एक तरफ थे और बाकी जज साहिबान एक तरफ थे, और उन्होंने खुद ही कॉल किया था। पहले
सीनियर यूनी जज अजमल मियां साहब ने कॉल किया था, फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये सेकंड सीनियर जज हैं वो कॉल कर लें कोर्ट को, और वो फिर बेंच भी बल्कि बन गया था। तो सीनियर नेक्स्ट जो सीनियर यूनी जज के नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट थे, उसमें क्या होता है कि मेजोरिटी होना जरूरी है, मेजोरिटी होना जरूरी है, और अगर उसमें कुछ जजेस नहीं आते माइनॉरिटी के तब भी वो फुल कोर्ट तस्वुर की जाएगी। जी, मेजोरिटी का होना जरूरी है, मेजोरिटी कोई भी बेंच बना सकते हैं जो मेजोरिटी का बेंच हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अली ज़फ़र साहब की, और लग ये रहा है कि हमारी चाहे सियासत हमारी अदालत हो, हर जगह पे महाजराई जो है बढ़ती नज़र आ रही है, और जो साहिबान इख्तियार हैं, जिनके पास मतलब इख्तियार भी है और जिनके पास ताकत भी है, वो कोई बीच की राह निकालने से भी तक कासिर हैं। पूरी कौम मुंतज़िर है कि कोई बीच की राह निकले और पाकिस्तान की सियासत में इत्तेदाल आए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।